अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, मुल्की सियासी फ़ज़ा में एहतजाज, लाशें और अब मार्शल लॉ की बाज़गश्त जो है ये सुनने में आ रही है। क्या मुल्क में सियासी हीट इस हद तक बढ़ गई है कि तीसरी ताकत के आने का सवाल भी अब उठने लगा है? जैसे जैसे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही कप्तान का लहजा भी सख्त हो रहा है और बयानात भी तुर्श होते जा रहे हैं। मुज़ाकरात की खबरों के बावजूद लगता ऐसे है कि जो मुसालहती ताकतें हैं ये कुछ कर नहीं पा रही हैं, बात बन नहीं पा रही है। अभी 5वें रोज़ जो मार्च है ये गुजरांवाला से गुजर रहा है। 5 रोज़ हो गए हैं जहाँ अभी तक तो इमरान खान को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गुजरांवाला के जो इलाके हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ का सियासी गढ़ समझे जाते थे। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल ना होने देने पर हुकूमत की एक बैठक भी हो चुकी है, हुकूमत की मीटिंग भी इस पर हो चुकी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालिबा सुनना है, ना ही इसको कोई फेस सेविंग देनी है। इसके जवाब में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अगर 2000 अफराद है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं, फिर खौफ किस बात का। पीटीआई रहनुमा असद उमर ये ऐलान करते नजर आते हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है तो हम पंजाब और केपीके की जो असम्बलियाँ हैं इनको रिजॉल्व कर देंगे। इस सियासी हलचल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे से वापस आने के बाद अब चीन के दौरे पर 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरों से तो ऐसे महसूस होता है कि ये सब महज प्याली में एक तूफ़ान बरपा है जिस इंक़लाब की पीटीआई नवीद सुना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरों से तो ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बैकडोर मुज़ाकरात को एक तरफ मुस्तरद किया जाता है तो दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील करके इस्लामाबाद पहुँचने में ताख़ीर की जा रही है। आखिर इस हिकमत अमली के पीछे इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए कोई टाइम गेन कर रहे हैं, पसे पर्दा ये चीज़ें जाहिर कर रहे हैं कि कोई बातचीत हो रही है? जब हुकूमत ने इमरान खान को फेस सेविंग ना देने, इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला कर लिया है, तो फिर आखिर बात किस पर आकर रुकेगी, बात किस पर होगी? और अगर पीटीआई को फेस सेविंग नहीं मिलती तो पीटीआई के पास प्लान बी, आखिरी ट्रम्प कार्ड क्या वाकई खूनी दमादम मस्क कलंदर होगा? क्या वाकई फिर हालात ख़राब होने जा रहे हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से सेनेटर रौन अब्बास साहब मेरे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को और बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले मैं रौन अब्बास साहब से बात करना चाहती हूँ। रौन अब्बास साहब, क्या वजह है कि आप लोगों का जो प्लान है इस्लामाबाद पहुंचने तक का ये मजीद डिले का शिकार होता जा रहा है? अब तो लग रहा है कि 2 हफ्ते तक भी इस्लामाबाद अगर मार्च पहुंच जाए तो बड़ी बात है। बीबी, जब हमने ये प्लान किया था लॉन्ग मार्च आज से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले, तो उस वक्त तक प्लान ये था कि स्मूथली चीज चलती जाएगी और हम विद इन लाइक 6-7 डेज हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो लाहौर से निकलना शुरू हुआ और हमें ये शादरा पे अंदाजा हो गया था कि ये मूवमेंट ऐसी नहीं हो सकती जैसे हमने प्लान किया। और हुआ ये कि जब शादरा के बाद अगले दिन खान साहब एक दिन कामुकी में रुके तो वो कामुकी से रात को स्टे के लिए वापस लाहौर चले गए। तो अजीब अजीब सी खबर निकलनी शुरू की, शायद किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं या किसी से नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो क्योंकि क्यासराइयां बहुत हो रही थी तो इसका प्लान ये किया कि अब हम स्किप नहीं करेंगे, यानी कि अगर कामुकी के अंदर स्टॉप हुआ है तो अगले दिन मार्च फिर कामुकी से ही शुरू होगा। और अगर गुजरांवाला में अख्ताम हो रहा है तो सुबह फिर गुजरांवाला से शुरू होगा, ताकि ये क्यासरा ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह के ऊपर अपने रूट को स्किप करके जल्दबाजी में पहुंचना चाह रही थी। और अवाम का जो रास्ते में जिस किस्म का खान साहब को रिस्पॉन्स या तहरीक इंसाफ को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मेरे ख्याल उनके साथ ज्यादती होगी कि सिर्फ 7 दिन के रूट मैप को फॉलो करते हुए हम दरमियान में शहरों को स्किप करना शुरू कर दें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कल रात को फिर ये मीटिंग हुई जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थी। उन्होंने फैसला किया कि हम अब तमाम के तमाम शहर जो ओरिजिनल रूट प्लान था उसमें से गुजर के जाएंगे। अलबत्ता जो काफले जैसे हमारा जनूबी पंजाब से काफले आने थे या केपी या बाकी जो सूबों से पूरे पाकिस्तान से आने थे, वो तो डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचने हैं ना, पिंडी पहुंचेंगे, वहां से आगे आप लोग लेकर इस्लामाबाद चलेंगे। वो रास्ते में कहाँ ज्वाइन करेंगे आपको?
हमारा इनिशियली प्लान ये था कि हमने बाद नमाज जुमा इस फ्राइडे को, ये 4 नवंबर को पहले पहुंचना था। अब क्योंकि रूट प्लान बहुत ज्यादा स्लो हो गया तो हमने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया है। हम अब कॉन्वॉय की मूवमेंट देख के फैसला करेंगे कि जब खान साहब जेहलम क्रॉस कर जाएंगे और रवात के करीब होंगे तो फिर उसके बाद यहां से काफिले निकलने शुरू हो जाएंगे। और खान साहब जेहलम पहुंचने में भी खान साहब को 4 दिन है, इतवार को उन्होंने जेहलम पहुंचना है। जी मैं वही कह रहा हूं कि मोस्ट लाइकली अब ये होगा कि हमारे काफिले अब हफ्ते की शाम को या इतवार वाले दिन अपने अपने इजला से निकलना शुरू होंगे। बट हैविंग सेड दैट, फॉर वन थिंग इज फॉर श्योर कि हम खान साहब से एक दिन पहले पहुंचेंगे ताकि राना सनाउल्लाह ने जो पहले रबड़ की गोलियां थी और अब दूसरी गोलियों को बंदोबस्त कर लिया है, कम से कम उसको पता चले निहत्ते पाकिस्तानियों पे गोली कैसे बरसाई जाती है। तो खान साहब के आने से पहले जितना खून उसने आना है ये अब उसकी चॉइस है। हमारे पास तो सोटी दूसरी गोलियों का बंदोबस्त आपको समझ आ गया होगा उन्होंने क्यों किया। एक तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा वो अली अमीन गंडापुर साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई उस वजह से वो कह रहे हैं हमने तो आंसू गैस की शेलिंग करनी थी, रबड़ की गोलियां चलानी थी, लेकिन जब आप लोगों की ऑडियो टैप सामने आना शुरू होगी उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये भी अपनी फोर्सेस को मुसल्लह करेंगे। एक रीजन तो ये है जो आप बता रहे हैं, दूसरी रीजन ये है कि आप लोगों का इसको लिंगर ऑन करने का या डिले से इस्लामाबाद पहुंचने की एक रीजन ये भी है कि पसे पर्दा जो चीजें चल रही हैं उसका कोई आउटकम निकल आए, को बात कोई एक जगह लगकर ठिकाने पर पहुंच जाए, उसके बाद देखेंगे आर होगा पार होगा। ये शायद रीजन बताई जा रही है आप लोगों के इस प्लान को बहुत ज्यादा जो स्लो कर दिया आप लोगों ने। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज्यादा लग रही है। वैसे आप वैसे खुद बताइए कि अगर हम गुजरांवाला पहुंच के ये फैसला करें क्योंकि लेट हो रहा है, गुजरात पहुंच जाते हैं तो दरमियान में वो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की जो पूरी पट्टी है वहां के लोग क्या समझेंगे? खान साहब ने कहा था मैं तो जीटी रोड गुजर के जाऊंगा। सो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप इस जुमे को पहुंच जाए, जुमा नहीं पहुंचेंगे फॉर एग्जाम्पल तो सोमवार या मंगल को पहुंच जाएंगे। सो जो दमादम मस्त कलंदर वो सोच रहा है राना सनाउल्लाह, वो जो जुमे को कर रहा था वो इतवार सवार को भी कर लेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बट हैविंग सेड दैट एक मोमेंटम होता है कॉन्वॉय का, वो तो बिल्ड करना है अपनी जगह को। लेकिन ये जो आपने बात की ना फैसल वाडा वाली, खून और जनाजे और ये वाली बात, देखिए ये तो उसके मुंह में डाली गई है। अब लिटरली ये बात आपने किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से, किसी वर्कर से, किसी ने ये कहा। अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो आई थी वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बनाई गई थी। एक तो अली अमीन गंडापुर इन इटसेल्फ हर वक्त अपने गार्ड सकते हैं क्योंकि उसकी जान की, आपने शायद उसका लेटर नहीं देखा जो उसको डेथ थ्रेट दी गई है, वो तो वैसे भी उसके ऊपर डेरा इस्माइल खान के जो उसके हालात है वो तो हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन उसको तहरीक इंसाफ के हमारे लोगों के साथ इस तरीके से सोचना ये शायद करके आ रहे। अब जब 25 मई को हम आए थे तो हमारे पास कौन सी गोलियां थी? तभी भी तो इन्होंने रबड़ की गोलियां के मुंह में बात किसने डाली है? जो डाल सकता है, नहीं तो कम से कम रात को सोते सोते उसके कान में कोई ना कोई फूका मार गया होगा। जिन्होंने डाली है फिर उन लोगों से बातचीत क्यों कर रहे हैं आप लोग? भी हम तो खैर सबसे बात करने को तैयार है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमसे तो जो भी करेगा बात करेंगे, चाहे पॉलिटिकल लोग करेंगे, इदारे करेंगे, कोई भी करेगा। बट हैविंग सेड दैट हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है। ये जो मेलाफाइड इंटेंशन या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ये जानबूझ के आम पाकिस्तानी को डराने के लिए। मैं फैमिली से कहूंगा इस्लामाबाद ना आए, भाई तुम कौन है तो हमें आइडेंटिफाई करने वाले कि मेरा एक आईनी हक है मैं घर बैठ जाऊं जस्ट बिकॉज तुम कह रहे हो तुम बंदूक उठा के आओगे मैं घर से ना निकलूं। मतलब इतने गुग्गू घोड़े नहीं रहे। अब जो चीज अवाम के जहन में चली गई है वो कम से कम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और इसकी गीदड़ भपकियां उसको कम से कम लोगों को इससे डिटर नहीं कर सकती। फिर लोग आएंगे, अब आगे जो करना है वो उसने करना है, हमने जो करना है हमने वहां पहुंचना ही पहुंचना। सही। मंदुखेल साहब, क्या ये अटल फैसला है हुकूमत का कि इस लॉन्ग मार्च को भले ही 2000 का है, 20,000 का है, नवाज शरीफ साहब को तो 2000 का लग रहा है, ये तो इन लोगों को आप लोगों ने इस्लामाबाद दाखिल होने ही नहीं देना है? 2000 हो 20,000 हो पिंडी रुकेंगे लोग। देखिए, पहले बुनियादी बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जब कराची से हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया, वो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान क्या आपके साफ़ी और आपके टीवी चैनल बता रहे कि दुनिया का तारीख़ी मार्च था। और उसकी वजह मेन ये थी कि दिन और रात को दोनों हम सड़कों पे थे। हमारे बाकायदा हर शहर में टेंट सिटी हुआ करती थी, खाने पीने के बंदोबस्त हुआ करता था। जो कराची से कारकुन चल रहा है तो वो डी चौक पे ही अलग हो गया। तो ये कौन सा लॉन्ग मार्च है कि एक शहर में जलसा हो जाए
फिर 8-10 गाड़ियां जो ना वो अपने अपने घरों चले जाए, ये भी चले जाए, और अगली जब वो स्टेशन पे चले जाए तो वहां क्राउड हो, एक उनका वो कंटेनर 8-10 गाड़ियां साथ, फिर अगले। इसको आप लॉन्ग मार्च तो ना कहो, इसको आप ये कहो कि शहर शहर जलसा, तो ये बात मानने को तैयार हूं। लॉन्ग मार्च किसे कहते हैं? लॉन्ग मार्च पता भी होता है क्या होता है। इवन कि जब हम रवात पहुंचे थे, जहां से पार्लियामेंट लॉजेस में हमारा आधा घंटा का टाइम था, मैंने भी दिल में ये सोचा था कि यार क्या पता चलता है, हजारों लोग हैं, रात में पार्लियामेंट लॉजेस स्टे कर लेता हूं, सुबह वापस आ जाता हूं, फिर रवात से शुरू हो जाता हूं। इस तरह हमारे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, मगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कि हर एमएनए अपना अपना लोकेशन भेज दें। हमने रात वहीं गुजारा, जिसको टेंट पे जगह मिला, जिसको नहीं मिला वो गाड़ी में सोता रहा। आधे घंटे के फासले पे डी चौक था, हम वहीं सोते रहे। ये होता है लॉन्ग मार्च। रात में घरों पे चले जाए, दोपहर को शाम को आ जाए, गाने शाने सुन ले, तफरी से एंटरटेन हो जाए, और बड़ी जबरदस्त क्राउड कह रहे मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं जहाद करूंगा। लेकिन वहां चंद हजार लोग होंगे, यहाँ तो खासा कह रहे हैं लाखों लोगों का समंदर है, तो फिर सबको साथ लेकर चलना वक्त तो लगता है ना, टाइम तो लगता है। तो खुदा का वास्ता आप अपनी प्रोड्यूसर साहब पे कह दे, इनको बता दें वो लाखों लोग कहाँ है। वो जो कंटेनर के साथ 8-10 गाड़ियां चल रही, फिर शहर में क्राउड जरूर होगा, हर शहर में होता है, तो लॉन्ग मार्च तो ना कहो ना, उसको जगह जगह जलसा कहो। दूसरी बात ये, और ये शख्स कहता है कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, ये चोर है। हमने तो बाकायदा कमेटी बना ली है, और मैं उन लोगों से बात, ये कल इमरान नियाजी साहब का बयान है, कह रहे मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो शहबाज शरीफ चुप के जाता था और सामने लोग तालियां बजा रहे। मैं तो हैरान हूं कि ये कौन सा क्राउड है, ये कौन सी जमहूरी पार्टी है। आप इस्टेब्लिशमेंट से जो बात कर रहे हो, आपकी क्राउड जो है ना तालियां बजा रहे, फख्र से कहते हो। और फिर ये जो हमारे ओवन अब्बास साहब है, ये फरमा रहे कि फैसल वाड़ा के कान में किसी ने बात डाली है, और आपने परफेक्ट सवाल किए, जिससे बात डाली उन्हीं से आप बात कर रहे हो। भाई आप जमहूरियत किसके जरिए लाना चाह रहे हो? आप एम्पायर की उंगली ढूंढते ढूंढते जमहूरियत की उंगली काटने पे, अब तो लगता है जमहूरियत को भी खतरात लाहक हैं। और ये साहब, अब तो मार्शल लॉ लगने की बातें हो रही हैं। बात सुनो, बात ये होता ना, मार्शल लॉ पे मैं बात करती हूँ, मैं अलग सवाल करूंगी। अभी मैं जरा अगले सुन ले, अगला जुमला सुन ले जी, अगला जुमला सुन ले। ये कहते हैं कि जब वो हमारा इलेक्शन का ऐलान करे तो हम असम्बलियां तोड़ेंगे। भाई पाकिस्तान की 80% हुकूमत आपके पास है, पुख्तनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित, कश्मीर। हमारे पास तो सिर्फ इस्लामाबाद है और सिंध है। वो आप असेंबली तोड़ दें। आप जब शर्तें लगा रहे हो तो आपका अपना दिल नहीं चाह रहा है कि डेट दे दें। असद उमर ने भी कहा है आप इलेक्शन अनाउंस कर दें तो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, वो तोड़ देंगे। किस बात के दे, किस बात के दे, किस कहने पे करे, क्यों करे? इलेक्शन डेट चाहिए 13 अगस्त 2023। ऐलान सुन ले, मैं डेट देता हूं। और अगर इसी तरह अफरा तफरी रहा है तो मेरी बात सुनो, आइन का आर्टिकल 235 कहते हैं कि अगर हालात साजगार हो तो असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा। तो आप 24 का इंतजार करें, 23 का भी आप मुझे नहीं लग रहा है कि 23 होगा। वैसे 2000 लोगों से तो इनकलाब आता नहीं है। अब 2000 लोगों ने अगर जाना है, एक तो इनकलाब नहीं आना, और दूसरा ये तो इरादा किए बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि फेस सेविंग मिले भी तो इनको फेस सेविंग देने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो 2000 लोग तो इनकलाब नहीं लाया करते। और ये साहब देखिए, पाकिस्तान की तारीख बड़ी जालिम तारीख है। जो अब लोग उतने बेवकूफ नहीं रह गए कि यहां पर बैठ के आप जो कह देंगे लोग उसको मान लेंगे कि हम जमहूरी पार्टी हैं। वो कहता है हम जमहूरी पार्टी हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की तारीख इतनी खूंचका कौन है? जिस वक्त 1958 में सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया था तो अयूब खान के साथ कौन था जो कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया था, और उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। वो मादरे मिल्लत के खिलाफ अयूब खान का चीफ पोलिंग एजेंट था। और उसके बाद वो उनको डैडी कहता था। फिर उसके बाद इख्तिलाफ निकल आया। फिर उसके बाद जब दोबारा मार्शल लॉ का जमाना आया, या खान का जमाना आया, जब आपने पाकिस्तान के पब्लिक मैंडेट को शिकस्त दी, जीती हुई पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको आपने कहा कि तुम जीते हुए नहीं हो, तो आपने इसी तरह किया कि हम 2000 को तो नहीं मानते। आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाए। उस ज़िमनी इलेक्शन में आपने नूरुल अमीन साहब को वजीर आजम बनाया और भुट्टो को नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बनाया। 7 दिन आपकी हुकूमत चली और आप तो मार्शल लॉ लगाने के भी काबिल नहीं रह गए थे। जनरल हमीद ने इजलास बुलाया कि मैं अफसरान को बुलाता हूं
आए उनको तकरीर करें। आपको पता है वहां से भागना पड़ा और गोलसन ने कहा था देखो खबरदार भुट्टो आएगा उसको दे देना इख्तियार। आप संभले नहीं, लोग नहीं जानते कि कौन किसको कहता। आपने बड़े आसानी से पूछ लिया किसने कान में फूंका था। आप मेरे साथ चले, मैं गली में लोगों से आपको बात करता हूं, लोग कहते हैं इसने फूंका था। हर बंदे को पता है। हम मीडिया में बैठ के आप बातें करते हैं कि ये अजीबोगरीब। मसला ये है कि पाकिस्तान एक क्राइसिस में आया हुआ है। अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिसने फूंका है तो पुरूनी से ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिनके इशारों पे नवाज शरीफ चलता है, शहबाज शरीफ चलता है, मैं उन्हीं से तो बात करता हूं। और किससे हो सकते हैं आप मुझे बताइए ना। पावर सेंटर से मुज़ाकरात होते हैं ना, किससे होंगे आप मुझे बताइए कि उस वक्त किसने गुजरात हुकूमत को भी मानना चाहिए कि हम बेख्तियार हैं। फिर इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को एडमिट करना चाहिए कि हम बेख्तियार हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पावर सेंटर कोई और है। नहीं, पावर सेंटर आपने दिया है, सियासतदानों ने दिया उनके हाथ में। ये रोज रो के कहते थे हमें फोन आते हैं पार्टी छोड़ दो। कौन सी पार्टी का बंदा है जिसने नहीं कहा हमें फोन आते हैं पार्टी छोड़ दो, हमें खर्रल का फोन आता है, हमें फलाने का फोन आता है। क्यों रोते हो भाई? खड़े होकर कहो कि नहीं सुनते फोन हम तुम्हारा। एक बात तो ये है बड़ी तय। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान आया है क्राइसिस के अंदर इस वक्त। आप आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, 2000 कहें 1000 कहें, ओ भाई अगर 1000 हैं तो 1000 मिनट आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो उसमें बैठ के, अपना उसमें टीवी में बैठ के। इधर से पीपल पार्टी खत्म होती है, उधर से नून लीग आ जाती है, उधर से नून लीग खत्म हो जाती है, फलाना आ जाता है। ओ भाई तुम्हें धमकियां देते हो हम ये कर लेंगे। 2000 बंदों को संभालना कोई मुश्किल काम है? आपके पास तो 11000 तो पुलिस है वहां पर उसकी, इस्लामाबाद की। आप तो एक एक बंदे को उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। 2000 बंदे तो उडियाला जेल में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो किस बात की तकलीफ है? असल मसला यह है कि और देखें एक बात बताएं, क्राइसिस में संभालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एजिटेशनर की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको नरमी दिखानी होती है, आपका मुस्तकबिल, लोगों का मुस्तकबिल आपके हाथ में। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे इस पर कि क्या ये हुकूमत का दुरुस्त है कि मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। तो इनिशिएटिव तो इसका मतलब हुकूमत ही करेगी हालात खराब करने में। अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद एंटर होने से रोका गया, जाहिर है हुकूमत की तरफ से पहल होगी रोकने की, तो हालात ख़राब करने की जिम्मेदारी क्या अल्टीमेटली हुकूमत पर नहीं पड़ेगी? मुझे वक्फा लेना है, वापस आते एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। औनबाज साहब, मरीम नवाज ने आज लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी एक ही बात की कि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का मकसद ही सिर्फ एक है और वो है नवंबर में होने वाले नए आर्मी चीफ की तैनाती। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है उनका। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जब कहा, ये बात इसलिए भी लोग इसको कंफर्म समझ रहे हैं या ठीक समझ रहे हैं, जब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि एक बिजनेसमैन के जरिए मुझे पैगाम भेजा और कहा कि इस इशू पर हम बात कर लेते हैं, आर्मी चीफ की तकर्री पर 3 नाम मैं देता हूँ, 3 आप दें। तो ये बात तो इसलिए भी लोग इसको सच समझ रहे हैं कि वाकई इस लॉन्ग मार्च का मकसद ही नवंबर में होने वाली तैनाती से है ना। ये एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने वाकई हमें टेस्ट करना है, जी हम झूठ बोल रहे हैं, आप आज ही, मैं मिसाल के तौर पर कि आज ही पीडीएम की गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि जी फरवरी में, जनवरी में या मार्च में इलेक्शन है, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। और मजाल है हम इस एक्सटेंशन के हवाले से या इस नॉमिनेशन के हवाले से हमें से कोई बात भी कर सकते हैं। वैसे साहब, अप्रैल में और अक्टूबर में कितना फर्क है? 4-5 महीने जहाँ इतना आप लोग सब्र कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट 4-5 महीने मोर? मसला हमारा नहीं है, मसला अवाम का है। अगर आपने अवाम को इन लोगों के दारोमदार पे छोड़ दिया, यकीन जानिए ये जो बात वो रिलीफ की बात मैं कल पढ़ रहा था कि रिलीफ ये अवाम को तो मिल नहीं रहा, रिलीफ ये सारा खुद लेते जा रहे। अवाम 6 माह तक इनकी ताब नहीं ला सकते। आप यकीन जानिए यहाँ स्टेज पे, इस स्टूडियो में बैठ के या मैं अपने घर पे बैठ के, हम अवाम की सिर्फ आटे के थैले का रेट आज शहबाज शरीफ से पूछ लेना, यकीन करें उसको याद नहीं आएगा। 20 किलो आटे का थैला इस टाइम 2800 रुपए का हो चुका है, 2800 रुपया। अब ये कहना आसान है, जब 130 रुपए किलो आटा लेने जाते हैं तो आप समझ सकती है कि अवाम को इन पे दारोमदार पे छोड़ा जाएगा। 6 महीने में एक आप ऐसा एक्शन बता दे जिसमें किसी में अवाम को कोई रिलीफ मिला, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब 6 महीने में कुछ नहीं है, आप 11 महीने अवाम को कितनी तकलीफ देना चाह रहे हैं? जिस गवर्नमेंट का मिशन सिर्फ और सिर्फ अपनी, और जो मजे की बात ये, आप रिलीफ को छोड़े, मरियम नवाज ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लंदन से की है। अगर तुम्हें बीबी वाकई अवाम की तकलीफ है ना, तो आओ यहाँ लाहौर में बैठो, आओ इस्लामाबाद में बैठो, आओ सिंध में जाओ ना जहां सैलाब हो, तुम तो हुक्मरान हो। अगर मकसद सिर्फ अपने केस
आके पासपोर्ट दिखा के लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। हमें पता है कितनी एक तकलीफ है तुम्हें, हमें पता है ये जायदाद जो तुम बेचने गई हो वो किस किस्म, ये ड्रामे करने से यकीन करें अवाम का पेट नहीं भर सकता। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, अवाम इनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 11 महीने और देना, यकीन करें इस पाकिस्तान की अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें, हम चू चरा नहीं करेंगे, जिसको दिल करे लगा दें। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। मंदुखेल साहब यही सवाल मैं आपसे करती हूँ। उनसे मैंने पूछा कि आप लोग 4-5 महीने क्यों नहीं मजीद इंतजार कर सकते? अगर अप्रैल की तारीख भी मांग रहे हैं तो अक्टूबर में कितने 4-5 महीने? तो यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जहां अक्टूबर में करवाने हैं वहां आप लोग 4-5 महीने पहले क्यों नहीं करवा सकते? एक छोटा सा जवाब ओरिया मकबूल जान साहब, मुझे बड़ा कदर होता है तारीख दानों का, तजिया निगारों का जब वो टीवी पे आते हैं, मगर थोड़ी सी मेरी गुजारिश है अगर तारीख का थोड़ा सा 2-4 सफ़े और बढ़ा देते और ये भी बता देते कि इमरान नियाजी ने जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम में साथ दिया है। इमरान नियाजी ने जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मांगी, बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि मुझे 100 सीटों का बात की थी, उसने नहीं दिए, जो 1 सीट दी है। इमरान नियाजी ये कहता है कि जब जनरल मौजूदा आर्मी चीफ का बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो ये भागा अपने लेटर पेड पे उसको एक्सटेंशन दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं जी ये प्रॉपर तरीके से कर ले। उनको ये नहीं पता था कि यानी इतनी जल्दबाजी में अपना जो इमरान खान का तहरीक इंसाफ का लेटर पेड है उसमें एक्सटेंशन दिया है, तो ये तारीखदानों को याद नहीं रहती है। चलो कोई बात नहीं है, हर आदमी का अपना अपना तजिया है। अब वो जो ओन अब्बास फरमा रहे कि हमें तारीख दे मार्च या अप्रैल का, तो आप मुझे बात बताओ कि मार्च अप्रैल के बाद आपने सही सवाल किए, 13 अगस्त असम्बली का टेन्योर खत्म हो रहा है और उसके बाद जाके आप अभी अगर हुकूमत में आ जाए, यानी ये आपको याद होगा जब ये कौमी हुकूमत आ गई है तो शेख रशीद जैसे लोगों ने कहा कि ये 15 दिन हफ्ते की हुकूमत है और रोज सुबह वो कोई ना कोई जो है ना झूठ बोल के गेट नंबर 4 के जो कुंडी खोल रहा था, आज वो बड़ा जमहूरी एक आदमी बना हुआ है और खुद वो फख्र से कहता था कि मैं गेट नंबर 4 का चौकीदार हूं। सवाल ये कि उस शख्स के बाद आज 5 महीने हो गए, जो शख्स बाकायदा डी चौक में ऐलान कर दिया कि मैं 5 दिन बाद आऊंगा, वो 5 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए, अभी भी लॉन्ग मार्च नहीं है, हर शहर में जलसे करके जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि और ये कहता है कि नहीं जी मैं यहां से उठूंगा नहीं तारीख लेने के। आज ओन अब्बास साहब वो इस बात पे आ गए कि मार्च अप्रैल में है, तो मेरे भाई आप परेशान न हो, इसी तनख्वाह पे आप काम करते रहेंगे। 2 अगस्त नवंबर 2023 तक आप यही करेंगे कि भाई खुदा का वास्ता एक दिन कम करा दे, हमारी जो है ना वो इज्जत रह जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आपको ये नहीं पता कि मुल्क जिस क्राइसिस में है, आज भी सिंध पानी में डूबा हुआ है, आज भी मईशत का बुरा हाल है, आपके खंदके खोते हुए, आपने IMF के खिलाफ जो साजिश की, आपने उनके मुआहदे जो तोड़े, आपने जो ना जब उसको उस हवाले से जो आपके वजीर जो है इनको टेलीफोन टेप जो ना वो पता चल गया। आप मुझे बताओ मुल्क दुश्मनी क्या है, उसका क्या डिफिनेशन है? मैं खुदा न खासा कोई गलत करूं, मुल्क दुश्मनी करूं तो क्या होगा? यही तो चीजें हैं ना कि मैं पाकिस्तान की मईशत की को सत्यानाश करूंगा, मैं पाकिस्तान की कोई श्रीलंका समझूंगा, मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े के साहब, क्या आप लोग ये समझते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाना ये इस हुकूमत के फायदे में नहीं है? जाहिर है इस वक्त बहुत महंगाई है, सैलाब की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान है, फिर इमरान खान इसमें कोई दो राय है नहीं। अपोजिशन के लोग मानते हैं कि इमरान खान जो इस वक्त मकबूलियत की बुलंदी पर है, शायद अगर अदम एतमाद ना आती और उस वक्त अर्ली इलेक्शन हो जाते, इंतखाबात हो जाते, आप लोग इस हुकूमत को कबूल ना करते, फौरी इलेक्शंस में चले जाते, तो हाँ तहरीक इंसाफ को जरूर नुकसान होना था। उस वक्त इमरान खान की वो मकबूलियत नहीं थी जो इमरान खान की मकबूलियत आ जाए। आप जवाब सुन ले। आप मुझे एक बात बताओ, जब इनकी हुकूमत थी 2018 का, जहां जिनकी उंगली ढूंढने में इनको रातों में रात गुजारने पड़ते हैं, आप मुझे बताओ कि जब हम पूछते थे कि इलेक्शन कराओ, RTA सिस्टम बिठा दे, नहीं जी ये असम्बली भी पूरा करेगा, अगले भी पूरा करे मुदत। और फिर जब ISI चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हयात आपको एक्सटेंशन देने के लिए, और वो शख्स कहते हैं मैं गवाह हूं, आप जुटला देना, आप जुटला दिए। आई एम श्योर कि उनके पास कैमरे भी मौजूद होंगे, फुटेज में होंगे, सब चीज होंगे। इनकार कर दे ओन अब्बास साहब के चेयरमैन कि मैं झूठ बोल रहा है, कोई गलत बात है, तो यकीनन मुझे ख्याल है कि अगले दिन वीडियो भी सामने आ जाएगी। वहां चुप। सवाल यह है कि ये सारी चीजें जो आप करे थे अपने लिए, जिस असेंबली को हम नहीं मान रहे थे, आप उसी के वजीर आजम थे, आज हमारा इत्यादी वजीर आजम है, तो आपको असेंबली भी जाली लग रही। आप और दूसरी बात है, किस बात के इलेक्शन कराए, किस बात के कराए?
एक शख्स पॉपुलर हो गया तो वो सब कुछ करे, आर्मी चीफ में अपना लगाऊंगा, इलेक्शन में इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो आप लोग मानते हैं कि नहीं? ये इसका जवाब दे दें, हाँ या नहीं में मानते हैं कि नहीं इमरान खान पॉपुलर लीडर है? आप अगर ये 2015 जो आपकी मुख्तलिफ टीवी चैनल बता रहे, अगर ये पॉपुलरिटी है तो आप एक काम करें ना, असेंबली के ऊपर लिखते जता असेंबली, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिखते जता कमीशन, उसके बाद जो है ये स्टैंड दिखा रहा है, कल पीपल्स पार्टी दिखाएगी, परसों जमीयत दिखाएगा, अगले दिन टीएलपी दिखाएगी, अगले दिन तारुल कादरी साहब दिखाएंगे। ये कौन सा शमूलियत है? ये कौन सा कानून है? आप जता लेके आएंगे फिर आपकी मर्जी चलेगी? तो ये जता तो पाकिस्तान में 50 पार्टी जो ला सकता है, 50 लोग जिस तरह धरने दे सकता है, तो फिर आप हुकूमत उनके हवाले करेंगे। ठीक है। और ये साहब, अगर ये जत्था, जिनको लोगों को ये जत्थे का नाम दे रहे हैं, अगर हुकूमत इन्हें इस्लाम पिंडी में ही रोक लेती है, आपको लगता है तब सूरत हाल खराब हो सकती है? फिर जिम्मेदारी अल्टीमेटली हुकूमत पर पड़ेगी कि इन्होंने रोका इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को एंटर होने से। एक तो मैं जरा सा, आपने मुझे रोक दिया था, मैं तारीख पूरी बयान करना चाहता था। जी प्लीज। मैं बताना चाहता था कि उसके अंदर जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठाया था और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। फिर ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये मेरी उम्र भी इसको लगती है, ये मेरा बेटा है, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया था। फिर बेनज़ीर साहब आई थी और उन्होंने बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह के मुखालिफ में एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर गुलाम इसहाक को वोट दिया था और बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह को कहा था तुम्हारी चारी जमहूरी जमीयत पे लानत, हम इस तुम्हें हरवाएंगे, और हरवाया था सदर के इलेक्शन के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद इमरान खान भी आया, इमरान खान ने भी वही किया। ठीक है, जो उन्होंने बता दिया, मैं बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कमाल की बात नहीं है कि इमरान खान को मिले 172 थोड़ी सी तफसील बता दे, आर्मी चीफ थोड़ी सी इमरान खान की तफसील थोड़ी सी बता दी। मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं, आपके मुंह से अच्छा लगेगा ना, लेकिन मैं तो अपोजिशन वाला हूं ना। नतीजा सुन ले, सर नतीजा सुने, एक फिक्र फिर बोलिएगा कि इमरान खान को तो मिले 172 वोट और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को मिले 344 वोट। ये है नतीजा। मैं जवाब देता हूं, कंसेंसस का। मैं जवाब देता हूं। ठीक, हाँ जवाब दे दीजिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा। पहले जरा बात कंप्लीट होने दें। आप इमरान खान के बारे में जो जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के साथ दिए, जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मांगे, वो बता देना। आप गोलमोल क्यों कर रहे हो? आप वो बता दो जो जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मांगे उन्होंने। जनरल मुशर्रफ से आप एकदम आगे। सुन ले, आप जवाब सुन ले, जनरल बाजवा को जो वोट हमने दिया, हमने जनरल बाजवा को नहीं दिए, हमने प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिए। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को जिसके पास इख्तियार होगा वो एक्सटेंशन दे या नया अपॉइंटमेंट करे। आज जो बात साबित हो गई है, हमने जो बात की, हमने इमरान खान ब्रैकेट में नहीं लिखा होता, हमने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लिखा। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसके पास इख्तियार है। ये भी जरा बता दे। तारीख ब्रेक ले लूं और ये साहब से मैं इसका जवाब लेती हूँ। मैं और ये साहब मैं आपसे जवाब लेती हूँ, मुझे जरा ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं नाज़रीन एक बार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं ऑन अब्बास की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो है क्राइसिस के अंदर सूरत हाल ये होती है कि आपको तहम्मुल के साथ हुकूमत का काम होता है, हुकूमतें क्या करती हैं। ये जो इस तरह के दौरे हैं, आप बता रहे प्राइम मिनिस्टर जो है दौरे पे चले गए 77 में, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यही हरकत की थी कि वो 7 दिन के दौरे पे चले गए थे नेगोशिएशन छोड़ के। हालांकि उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई थी नेगोशिएशंस की। आपको पता है, तहम्मुल वाले लोग थे, खुद भुट्टो साहब थे, कौसर न्याजी थे, परवेज पीरजादा थे, और उधर से वहां थे प्रोफेसर गफूर थे, मुफ्ती महमूद थे, नवाजा नसरुल्लाह थे। इनमें कोई राना सनाउल्लाह नहीं था, इनमें कोई। इसमें मैं पीर पार्टी की बात में दाद देता हूं, तारुल कादरी जब आया था तो उन्होंने कमरजबान कारा जैसे मुतम्मल मिजाज को बनाया था आपने। अब आप इस वक्त हेड ऑन कोलिजन हैं, गवर्नमेंट चाह रही है और मूवमेंट चाह रही है। एक बात तो तय है ना कि अगर जत्थे हैं तो आप भी ले आओ, 2 भी ले आए। जुल्फकार अली भुट्टो ने हुआ यह था कि जब 77 की मूवमेंट चल रही थी तो लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक भट्ट साहब होते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी का जुलूस निकाल दिया। भुट्टो ने आकर उसको कहा, तो मेरे दोस्तों का दुश्मन, कभी हुकूमतें भी जुलूस निकाला करती हैं। हुकूमत पे राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का वजीर दाखिला नहीं है, एक चिड़िया की भी जिम्मेदारी है मरने की और उसके ऊपर। बिल्कुल
एक आम आदमी के, एक आम बच्चा भी अगर आंसू गैस से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, आपकी होती है। मुज़ाकरात इमरान खान ने शहबाज शरीफ से तो नहीं करने हैं, वो तो हुकूमत भी डिनाई कर रही है और वो भी डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपसे बात करना नहीं चाहते, वो कहते हैं आपको देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हो पता क्या रहा है। एक जमाने में देखिए श्रीलंका में क्राइसिस आया ना, वहां पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आप कंट्रोवर्सी बना देते हो, आज इमरान खान की नीचे आ गई, वो उनको गालियां दे रहा है। ये है मामला, किसने नहीं दी, किसने नहीं। असल मसला तो यही है कि ये अपने मफादात की खातिर जरदारी साहब ने होशियार 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 नहीं बोला था, नवाज शरीफ नहीं बोला था, इमरान खान नहीं बोल रहा एस्टैब्लिशमेंट को। ओ भाई अल्लाह का नाम लो, खुदा के वास्ते आप एक स्टैंड रखो। ये हमें गिला इससे ये है सियासतदानों से कि आप जिस वक्त इख्तिदार में होते हो तो आप, लेकिन मसला ये है आज भी हम इदारों की तरफ देख रहे हैं। मसला ये है कि हमें आज भी उम्मीदें इन्होंने इदारे से हैं। और नवाज साहब, आपको पता है ना, फवाद चौधरी साहब ने आज एक पैगाम दिया, आपको पता है किस इदारे को पैगाम दे रहे हैं आजकल आप लोग? वो कहते हैं कि जो इदारे अवाम के साथ एक पेज पर नहीं होंगे उनका नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली जाहिर है वो कोई क्रिकेट के इदारे को तो पैगाम नहीं दे रहे या कोई वापडा के इदारे को तो पैगाम नहीं दे रहे। आपको पता है वो किस इदारे को पैगाम दे रहे हैं? आपका सवाल क्या इसमें भी? इसमें सवाल ये है कि आपका क्या मतलब है इस चीज का कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अवाम के साथ आकर खड़ी हो जाए? अच्छा, थोड़ा सा ना चीजों को ना मेरे ख्याल में जरा क्लैरिटी तो ले जाते हैं। एक तो आप ये क्लियर कर लेते हैं कि इस बात के ऊपर डिस्कशन खत्म होनी चाहिए कि पावर कॉरिडोर कौन सा है और वो कौन लोग हैं जिनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। ये वो डिस्कशन है जो इशारों किनायों में हर टॉक शो के ऊपर बात हो रही होती है। कोई जवाब दे पाता है, कोई नहीं दे जाता, लेकिन हर चैनल पे एंकर ये सवाल जरूर पूछता है कि जी किससे बात करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक ऐसा इदारा, ये एक एस्टैब्लिशमेंट। मैंने तो नाम ले लिया एस्टैब्लिशमेंट का, मैंने तो नाम ले लिया। मैंने तो कहा है कि वो क्रिकेट का इदारा तो नहीं हो सकता, वो वापडा का तो नहीं हो सकता। जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट है, वो फौज है। हम भी कह रहा हूं ना, तो एस्टैब्लिशमेंट और कहीं ना कहीं जुडिशरी भी है। हाँ। तो ये पावर कॉरिडोर्स मौजूद है, तो मज़ाकरात में इनका रोल यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है पड़ा। जो फवाद या इमरान खान साहब कह रहे हैं, अवाम की राय तो पिछले 3 माह से भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ रही है कि अवाम ने इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। आप 16 जुलाई का बाई इलेक्शन देख लीजिए, आप 16 अक्टूबर के हमारा बाई इलेक्शन देख लीजिए, आप परसों वाला कुरम एजेंसी का इलेक्शन देख दीजिए। सो मामला इस वक्त वो जो गेज करने के लिए, टेम्परेचर गेज करने के लिए अवाम के होते हैं, वो तो क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। अब अगर इमरान खान साहब के साथ पूरी अवाम मौजूद है और वो कह रहे हैं हम खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट भी करते हैं, और तब भी कहीं पे ये इदारे या वो लोग जिन्होंने फैसला करना है वो फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक नहीं करते, तो एक आउटरीच आएगा। आप ये बताइए, अब अवाम ने इस्लामाबाद आना ही आना है। हम मंगल को पहुंचे, सोमवार को पहुंचे, बुध वाले दिन अगर इस्लामाबाद जाते हैं, मैं कहता हूं जी आप राना सनाउल्लाह की सरकार की बात ही सुन लें कि 20,000 लोग आते हैं। हम कहते हैं 10 लाख, किसकी बात नहीं मानते। अब 20,000 लोग आएंगे, अब वो कह रहा है मैं बंदूक लेके खड़ा हूंगा। अब उसने क्या किया कि 0 पॉइंट के ऊपर अपना रेड जोन बना दिया। अब मैं अगर 0 पॉइंट पे जाता हूं, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, पूरा मन वहां पे जाके एहतजाज के लिए, और वो जाके गोली करता है, तो मुरद इल्जाम कौन ठहरेगा? एट द एंड राना सनाउल्लाह तो शायद ही, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी है, क्योंकि अवाम तो पूरे पाकिस्तान की है। अवाम की वजह से तो सबको ताकत मिली है। हमारी जिंदगी में जो इस वक्त जो लोग सरकार में बैठे हैं, इवन के पार्लियामान में बैठे हैं, इदारों में बैठे हैं, एट द एंड हम पावर ड्रॉ कहां से? अवाम से करें। अगर अवाम के साथ ये मामलात रखे तो आउटरीच तो आएगा कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को इतना, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, अवाम आप लोगों के साथ निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का जो दूसरा मुतालबा, जो हुकूमत कहती है कि इनका एक मुतालबा मानेंगे, दूसरे मुतालबे पे आ जाएंगे। आप लोग इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे आप इलेक्शन भी तो नहीं लड़ना चाहते हैं। आप जुलाई के इलेक्शन देख लें, आप इमरान खान के इलेक्शन देख लें, सब आप लोगों ने जीते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे आप लोगों ने जीते हैं। तो नए 2023 के इंतखाबात आप लोग इस इलेक्शन कमीशन के नीचे क्यों नहीं आप लोग जो है ना वो लड़ना चाहते? ये डिबेटेबल चीजें हैं। हाँ। ये है वो जो चीजें जो टेबल पे आएंगी जिस पे बात की जा सकती है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने बयानिया बना दिया एक्सटेंशन का या नॉमिनेशन का, हमने कहा ये हमारा इशू नहीं है। अब हमारा ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, वो यकीनन इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नीचे आप जनरल इलेक्शन करवा दें और हम कहें जी ये तो बंदा ही फ्रॉड बैठा, और उसकी जो उसकी इंटेंशंस है वो उसके एक्शंस बता रहे हैं। पिछले 5 महीने में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी तोशाखाना सबके लिए खोल दो,
नहीं बात कर रहे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सॉरी वो कहा जी आप फॉरेन फंडिंग का जो केस पीटीआई पे चला रहे हैं ये बाकी जमातों को इन्वेस्टिगेट करें, वही खबर नहीं आ रही। और इससे हट के खाना के हवाले से जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वहां से क्लैरिटी हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो पावर ही नहीं है जो वो इमरान खान के खिलाफ रूल एक्सरसाइज करने जा रहा है। सो उसकी इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर है। अब इसके नीचे बाय इलेक्शन कराना और इसके नीचे जनरल इलेक्शन कराना ये दो डिफरेंट चीजें। 20 सीटों पे इलेक्शन पूरा पाकिस्तान बैठा होता है, पाकिस्तान का मीडिया कर रहा होगा, हर चीज सामने होगी। जब जनरल इलेक्शन 270 सीटें वो होगी और टोटल 1100 सीटों पे इलेक्शन होगा, एक ऐसा बंदा इस्लामाबाद में बैठा हो जिसके ऊपर किसी की कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, किसी की कोई डिपेंडेबिलिटी ना हो, आप तो उसके ऊपर इशारा मतलब हम नहीं उठाएंगे तो कम से कम ऑपोजिशन उठाएगी। किसी ना किसी ने कहा ये बंदा जो है ना ये ठीक नहीं है। सो इसको जिद से चिमटे रहने की बजाय आप इंडिपेंडेंटली कोई बंदा लगा दे कि यार ये बंदा बेहतरीन है, इसको इलेक्शन मंदुखेल साहब, इस वक्त सवाल ये है कि चीजें हुकूमत के कंट्रोल में है और हुकूमत के जाहिर है रियासती रेट को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप लोग हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस्लामाबाद आने देते हैं तो क्या इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? आप एक जगह दे दें। आप लोग तो अभी एनओसी नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने बैठना कहाँ है। अभी तो 4000 लोग 5000 10 अभी इस चीज से आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका लॉन्ग मार्च रास्ते में आप चीजें क्लियर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप ना कोई जगह अनाउंस कर रहे हैं ना उनको एनओसी दे रहे हैं। मामला तो आप लोग खराब कर रहे हैं। अच्छा, आपके इस सवाल का जवाब मैं तफसील से दूंगा। इनका माजी दागदार है। उससे पहले जवाब में ये कर रहा हूँ कि जो उन्होंने इलेक्शन की बात की है, जब ये हुकूमत में थे, पंजाब पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की हुकूमत थी, तो मेरे सीट 1 साल पहले इलेक्शन हुआ, फैसल वाडा साहब की सीट थी। और वो नायल होने के बाद पीटीआई का कैंडिडेट 6ठे नंबर पे चले गए, 6 नंबर पे, दूसरे तीसरे पे नहीं है। उसके बाद जो 12 ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, 12 में से 11 अपोजिशन ही जीती। ये हो गए इनकी दौर का। और अभी 16 अक्टूबर की जो बात कर रहे हैं, 16 अक्टूबर के दिन जहां कराची में हमारे एक कारकुन ने इनके चेयरमैन को जो है ना वो 10,074 वोटों से हराया। उसको भी छोड़िए, चलो हमारी सूबाई हुकूमत थी, जो इल्जाम लगाना चाहिए, पंजाब में तो उनकी हुकूमत थी। मुल्तान में पीटीआई और प्लस इनके बड़े पीर साहब को हमारे कैंडिडेट मूसा गिलानी साहब ने 25,186 वोटों से शिकस्त दी। ये तो नौशाई दीवार है, ये जो बातें कर रहा है। दूसरी बात जो आप सवाल करें, दागदार माजी यूं है। आपको याद होगा इससे पहले जब ये 25 मई को आ रहे थे तो उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था और सुप्रीम कोर्ट में इनके बाबर आवान साहब ने बाकायदा एफिडेविट दिया है कि हम जो है ना जहां आप जगह बताएंगे वही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने H9 पार्क बता दी। एफिडेविट आज भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के, जिसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी चल रहा है। और इमरान नियाजी साहब ने किसी की बात नहीं मानी और डी चौक पहुंचे और डी चौक भी रास्ते में उन्होंने ये कहा कि यहां से मैं नहीं जाऊंगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। और ये साहब मेरे साथ थे, कादिर खान मंदुखेल साहब थे, औन अब्बास साहब थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह।